नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर हंस हंस कर बोले, ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल पीएम मोदी ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट तक भाषण दिया, जिसके अंत में 2 मिनट मणिपुर की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। प्रधानमंत्री कल सदन में हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। विषय कांग्रेस या मैं नहीं था, मणिपुर था। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सदन में यूं ही नहीं कह दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारत माता की हत्या कर दी है। मणिपुर में हमें मैतई इलाके में कहा गया कि आपकी सुरक्षा टीम में अगर कोई कुकी आया तो उसकी हत्या कर देंगे। यही बात कुकी इलाके में मैतई के लिए कही गई। राज्य की हत्या कर दी गई और उसे बांट दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम जा नहीं सकते तो कम से कम बोले तो सही। भारतीय सेना इस नाटक को 2 दिन में रोक सकती है, लेकिन पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग को बुझाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि 19 साल के अनुभव में मैंने मणिपुर में जो देखा और सुना वह कभी नहीं देखा। संसद में मैंने जो कहा कि वो खोखले शब्द नहीं है। पहली बार संसद के रिकॉर्ड से भारत माता शब्द हटाया गया, यह अपमान है। अब भारत माता शब्द संसद में नहीं बोल सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक बोली, राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं। फ्लाइंग किस विवाद पर कहा, देना होगा तो लड़की को देंगे, 50 साल की बूढ़ी को क्यों। जी हां दोस्तों, बिहार की कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं है, अगर उन्हें फ्लाइंग किस देना ही होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल की बूढ़ी को क्यों देंगे। नीतू सिंह ने राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले विवाद पर यह बात कही। नवादा के हिसुआ से कांग्रेस विधायक ने इस पूरे मामले को साजिश बताया। दरअसल दोस्तों, 9 अगस्त को लोकसभा में राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी थी। इस दौरान भाजपा ने उन पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया। सांसद स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि मैंने पूरा वीडियो देखा है, इसमें कुछ भी फ्लाइंग किस जैसा नहीं है। वह सामने आसन की तरफ खड़े होकर बोल रहे थे। राहुल पर लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार है। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि 2024 में बीजेपी को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। महागठबंधन ने चट्टानी एकता के साथ इंडिया महागठबंधन को बिहार में मजबूती दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कल होनी थी वोटिंग। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कुश्ती संघ के लिए 12 अगस्त को चुनाव होना था। दरअसल दोस्तों, 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर, जबकि 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 2 कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और 9 उम्मीदवार कार्यकारी सदस्य पद के लिए मैदान में है। 15 पदों पर 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अध्यक्ष पद पर एक महिला ने भी आवेदन किया है। अध्यक्ष पद पर संजय सिंह के नामांकन को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था। संजय को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ बजरंग पूनिया सहित प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एतराज जताया था। उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया था। प्रदर्शनकारी पहलवान अध्यक्ष पद की एकमात्र महिला उम्मीदवार अनीता शोणारो का समर्थन कर रहे हैं। अनीता राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता और ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में गवाह है। WFI कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची में एकमात्र महिला उम्मीदवार अनीता शोरान उड़ीसी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड, भारतीय आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव की घोषणा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। 3 बिल पेश करते हुए सदन में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून बदले जाएंगे। 1860 का IPC को बदला जाएगा, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लेगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, जबकि भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य लेगा। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना, भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाना जैसा अपराध जोड़ा गया है। लोकसभा में गृह मंत्री ने बोलते हुए कहा कि देशद्रोह कानून खत्म किया जाएगा और उसकी जगह सेक्शन 150 लेगा, जिसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। इसके बाद जो अहम बदलाव होंगे वो मॉब लिंचिंग के लिए है। अब नया कानून केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी करेगी। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत की सजा का प्रावधान है। पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड का भी प्रावधान किया गया है। अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए राजद्रोह का कानून बनाया था। इस सरकार ने निर्णय लिया है कि हम राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर इंडिया गठबंधन का मार्च, लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट, राज्य
राज्यसभा से राघव चड्ढा सस्पेंड, संजय सिंह का निलंबन बढ़ाया गया। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन खत्म हो गया। इसके विरोध में विपक्ष के नेताओं ने दोनों सदनों में हंगामा किया। INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बाद में सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी सांसद शामिल हुए। उधर दोस्तों, राज्यसभा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मुद्दा उठा। वहीं दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया है। सांसद संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। अधीर रंजन समेत तीनों सांसद विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। हाथ जोड़ते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि प्लीज मेरा माइक बंद न करें। दरअसल जैसे ही खड़गे बोलने के लिए उठे, सभापति उन्हें रोकने लगे। खड़गे ने आगे कहा कि हम तो इसमें विश्वास रखते हैं कि जो कल करने का है उसे आज करो, आज करने का है उसे अभी करो, पल में प्ले होगा, फिर करोगे कब। सर, डिबेट में छोटी मोटी बात होती रहती है। जब एक दूसरे के विषय में कहते हैं, अगर वह अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि यह अनपार्लियामेंट्री है, यह ठीक नहीं है। लेकिन वहां हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित कर दिया गया। वो बेहद हल्का मामला था। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी, नीरव मतलब शांत, साइलेंट, वो नीरव मोदी बोले, इसलिए आप उसे सस्पेंड करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरियाणा खाप और किसान यूनियनों ने मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग उठाई। नूहू में की शांति की अपील। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूहू में सांप्रदायिक झड़पों के कुछ दिनों बाद कई किसान संघों और खाप पंचायतों ने शांति की अपील की है और गोरक्षक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की। 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूहू में हुई झड़पों में 6 लोग मारे गए थे, जब विश्व हिंदू परिषद VHP के जुलूस पर भीड़ ने हमला किया था। मृतकों में 2 होमगार्ड, 1 मौलवी शामिल है। मानेसर बजरंग दल के एक नेता इस साल की शुरुआत में 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या में कथित भूमिका के लिए वांछित है। अफवाहें थी कि मोनू मानेसर नूहू में धार्मिक जुलूस में शामिल होगा, जिससे कथित तौर पर शहर में सांप्रदायिक झड़पें भड़क उठी और जो बाद में गुरुग्राम और अन्य इलाकों तक फैल गई। झड़पों के सिलसिले में अब तक 113 FIR दर्ज की गई है और 305 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस 106 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बुधवार को हरियाणा के खापों, किसान संघों और धार्मिक नेताओं की एक बड़ी सभा ने हिंसा की निंदा करने के लिए हिसार में एक महापंचायत आयोजित की और क्षेत्र में शांति और सद्भाव के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। भारतीय किसान मजदूर संघ द्वारा आयोजित इस महापंचायत में हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने भाग लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह अस्वीकार्य, इस समस्या का हल निकालना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, नूहू के बाद महापंचायतों में मुस्लिमों के खिलाफ अभियान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हेट स्पीच और हेट क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रैलियों आदि पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपने पास उपलब्ध हेट स्पीच के मटेरियल को तहसीन पूनावाला फैसले के मुताबिक नोडल अफसर को दें। नोडल अफसर कमेटी को इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए समय समय पर मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 के सामने अब मुश्किल दौर की चुनौती, अगले 12 दिन बेहद अहम। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए अब कठिन और जटिल फेज की शुरुआत हो चुकी है। अगले कुछ दिनों बाद भारत का चंद्रयान 3 मिशन कठिन चरण में प्रवेश करने जा रहा है। अगले 12 दिन इस मिशन की कामयाबी के अहम है। इस चरण पर काम करने और बिगड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो चुका चंद्रयान 14 अगस्त को चांद की सतह से अपनी दूरी को और घटाएगा। इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में 174 गुणा 1437 किलोमीटर के दायरे में है। 3 अगस्त को चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की अधिकतम दूरी को 4313 किमी से घटाकर 1437 किमी किया गया था। अगले 6 दिन में यानी कि 17 अगस्त तक इसे 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाना है। 17 अगस्त ही वो दिन होगा जब मौजूदा प्रोपल्सन मॉडल से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अलग होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, डॉक्टर अब बदतमीज और हिंसक मरीजों का इलाज करने से कर सकते हैं इनकार, मेडिकल संस्था ने कहा। जी हां दोस्तों, देश में आए दिनों डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन डॉक्टर अब अपमानजनक, अनियंत्रित और हिंसक मरीजों या फिर रिश्तेदारों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं। इस बारे में नेशनल मेडिकल कमीशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जानकारी दी है। इसे डॉक्टर के खिलाफ हिंसा की चल रही घटनाओं को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मरीजों के प्रति RMP के कर्तव्यों की अधिसूचना में कहा
गया है कि रोगी की देखभाल करने वाला आरएमपी अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होगा और उचित शुल्क का हकदार होगा। अपमानजनक, अनियंत्रित और हिंसक रोगियों या रिश्तेदारों के मामले में आरएमपी व्यवहार का दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट कर सकता है और रोगी का इलाज करने से इनकार कर सकता है। ऐसे मरीजों को आगे के इलाज के लिए कहीं और रेफर किया जाना चाहिए। ये नए नियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेडिकल एथिक्स कोड 2002 की जगह लेंगे। यह पहली बार है कि डॉक्टरों को अनियंत्रित और हिंसक मरीजों का इलाज करने से इनकार करने का अधिकार होगा। इस कदम का उद्देश्य डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सितंबर में पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। प्रधानमंत्री शहबाज बोले पार्टी जीती तो नवाज ही बनेंगे प्रधानमंत्री, चुनाव कैंपेन को भी लीड करेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सितंबर में लंदन से इस्लामाबाद लौट आएंगे। अगले चुनाव में वो ही पाकिस्तान की PMLN पार्टी का नेतृत्व करेंगे और जीत मिलने पर प्रधानमंत्री भी बनेंगे। पाक PM शहबाज शरीफ ने गुरुवार को एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि चुनाव से जुड़े सारे कैंपेन और प्लानिंग नवाज के हिसाब से ही होगी और वही पार्टी को लीड करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के रिटायर होने का इंतजार कर रहे हैं। CJP बंदियाल का 17 सितंबर को रिटायर होना है। इसके बाद नवाज पाकिस्तान लौटेंगे, जहां उन्हें पनामा पेपर लीक केस में राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले लाहौर में एक प्रोग्राम के दौरान PM शहबाज ने कहा था कि नवाज की लीडरशिप में हमें पाकिस्तान के लाखों बच्चों को लैपटॉप देंगे ताकि वो मॉडर्न तालीम हासिल कर सकें। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत तेजी से प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाई। लोन होगा महंगा और बढ़ेगी EMI भी। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर में 0.10% तक की वृद्धि कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50% पर यथावत रखा है। इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने MCLR में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बैंकों के इस कदम से MCLR से जुड़ी मासिक किस्त बढ़ जाएगी। BOB ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल की MCLR को संशोधित कर 8.70% किया गया है। यह अभी 8.65% है। नई दरें 12 अगस्त से प्रभावी होंगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में रही गिरावट, सेंसेक्स 365 अंक फिसलकर 65,322 पर बंद। इसके 30 शेयरों में से 23 टूटे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 365 अंक फिसलकर 65,322 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 114 अंकों की गिरावट देखने को मिली। ये 19,428 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात करें तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में HCL टेक, पावर ग्रिड और टाइटन रहे, जबकि टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, SBI लाइफ और UPL रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज निफ्टी में 0.59% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में 0.56% की गिरावट रही। BSE मिड कैप में 0.13% की गिरावट रही, जबकि BSE स्मॉल कैप में 0.31% की गिरावट रही। यानी कि सारे मेजर सेक्टर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड, NH5 बंद, गुप्त काशी गोरीकुंड हाईवे पर पत्थर गिरे। जी हां दोस्तों, देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों के लिए 11 से 14 अगस्त तक रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शुक्रवार सुबह तड़के लैंडस्लाइड हो गया। इसके चलते शिमला कालका नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। राज्य में NH21 भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। इसके अलावा 242 अन्य रोड भी बारिश की वजह से ब्लॉक है। उत्तराखंड में केदारनाथ जाने वाला गुप्त काशी गोरीकुंड हाईवे पत्थर और मलबा गिरने की वजह से ब्लॉक हो गया। हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। उधर दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में SDRF की टीम ने नदी में फंसे एक व्यक्ति को बचाया। यह व्यक्ति केदारनाथ धाम से लौट रहा था। लैंडस्लाइड से सड़क ब्लॉक होने की वजह से व्यक्ति शॉर्टकट रास्ते से गुप्त काशी लौट रहा था। इसी दौरान वह नदी में फंस गया। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटे में कहां भारी बारिश होगी, उन राज्यों की बात करें तो दोस्तों इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमिलनाडु शामिल है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेम पर 28% जीएसटी का रास्ता साफ, लोकसभा में पास हुए जीएसटी संशोधन के 2 बिल। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन गेम पर 28% की दर से टैक्स लगाने के लिए तैयारियां अब पूरी होने के करीब पहुंच गई है। इसके लिए माल एवं सेवा कर में जरूरी 2 बदलाव पर लोकसभा की भी मोहर लग गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही से मंजूरी दे चुका है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 2 संशोधन विधेयकों को पास किया गया। ये दोनों विधेयक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2023, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2023 हैं। इससे ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों पर 28% की दर से जीएसटी वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28% टैक्स लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में प्रस्तावित बदलाव को बुधवार को मंजूरी दी थी। इससे पहले जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जया प्रदा, फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को 6 माह जेल की सजा, कोर्ट ने 5,000 का जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को चेन्नई की एक अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। चेन्नई के रायपेटा में उनके स्वामित्व वाले एक मूवी थिएटर के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका के संबंध में उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिनेमा हॉल को चेन्नई के राम कुमार और राजा बाबू चलाते हैं। समस्या तब शुरू हुई जब प्रबंधन थिएटर कर्मचारियों के ईएसआई का भुगतान करने में विफल रहा और उन्होंने अदालत का रुख किया। बाद में एक्ट्रेस ने स्टाफ को पूरी रकम देने का वादा किया और कोर्ट से केस खारिज करने की अपील की। हालांकि लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वकील ने उनकी अपील पर आपत्ति जताई। इसके बाद जया प्रदा और मामले से जुड़े 3 अन्य लोगों को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। इसी तरह प्रत्येक को 5,000 रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाने वाले एशियाई, एक पोस्ट के 11 करोड़ रुपए से ज्यादा लेते हैं। खिलाड़ियों में रोनाल्डो और मेसी के बाद नंबर। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के सबसे ज्यादा कमाने वाले भारतीय ही नहीं बल्कि एशियाई भी बन गए हैं। उन्हें एक पोस्ट से 11.45 करोड़ रुपए की कमाई होती है। उधर खिलाड़ियों में उनका नंबर तीसरा है। पहले नंबर पर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे पर लियोन मेसी है। हुपर HQ ने 2023 की इंस्टाग्राम रिच लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक विराट एक इंस्टाग्राम पोस्ट से $13,84,000 यानी करीब 11.45 करोड़ रुपए कमाते हैं। कोहली के इंस्टाग्राम पर 25.6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओवरऑल लिस्ट देखी जाए तो विराट कोहली का नंबर 14वां है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर काबिज है। वह एक पोस्ट से $32,34,000 यानी करीब 26.75 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी है। मेसी की एक पोस्ट से कमाई $25,37,000 यानी 21.49 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर अमेरिकी सेलिब्रिटी सेलेना गोमेज है जो एक पोस्ट के $25,58,000 कमाती है। इस तरीके से दुनिया के सेलिब्रिटीज में विराट कोहली का 14वां नंबर आता है और खिलाड़ियों की बात करें तो उनका तीसरा नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कराई चीन की जासूसी, ड्रैगन का दावा। CIA ने पैसों का लालच देकर इटली में हायर किया चीनी नागरिक। जी हां दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर उनकी जासूसी कराने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि उन्होंने 52 साल के जेंग नाम के व्यक्ति को पकड़ा है जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को चीन की मिलिट्री से जुड़ी अहम जानकारी दे रहा था। इसके बदले उसे काफी पैसा दिया जा रहा था। CIA ने जेंग को अमेरिका की नागरिकता दिलाने का भी लालच दिया था। चीन की स्टेट सिक्योरिटी के मुताबिक CIA ने उसे इटली से हायर किया था। जेंग ने जासूसी के लिए CIA से एग्रीमेंट साइन किया था। चीन के स्टेट मीडिया CCTV के मुताबिक जेंग पढ़ाई के लिए रोम गया था जहां उसे CIA के एजेंट ने अप्रोच किया। ये इटली में अमेरिकी एम्बेसी का अधिकारी बताया जा रहा है। उसने डिनर और ओपेरा में साथ जाकर जेंग से दोस्ती बढ़ाई। इसके बाद जेंग को चीन की खुफिया जानकारी देने के लिए मनाया। इस अधिकारी का नाम सेठ बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गदर 2 मूवी रिव्यू, स्क्रिप्ट कमजोर फिर भी पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे दारा सिंह ने थिएटर में बजवाई तालियां। जी हां दोस्तों, सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर और मनीष वाधवा स्टारर फिल्म गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। फिल्म को पिछली फिल्म की तरह अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट किया है। दोस्तों सकीना को पाकिस्तान से वापस लाने के बाद तारा सिंह अब भारत में बस चुका है। उसका बेटा चरणजीत सिंह उर्फ जीते भी बड़ा हो चुका है। पाकिस्तानी आर्मी जनरल हर पाकिस्तानी से नफरत करता है क्योंकि बंटवारे में उसका परिवार मारा गया था। उसका सबसे बड़ा टारगेट तारा सिंह है जिसके हाथों पाकिस्तान के कई जवान मारे गए थे। इस फिल्म में इस तरह से कहानी बुनी गई है। दोस्तों फिल्म में सनी देओल तारा सिंह के रोल में है और वह वही एनर्जी लाए भी हैं जिसे उन्होंने सालों पहले लोगों को दिल जीता था। इमोशंस, गुस्सा और एक्शन में तारा सिंह का कोई तोड़ नहीं है। उत्कृष्ट शर्मा को स्क्रीन टाइम ज्यादा मिला है और उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। दोस्तों सेकंड हाफ में वो कहीं कहीं साउथ एक्टर
विजय देवरगोड़ा की तरह दिखे हैं। दोस्तों फिल्म रिव्यू की बात करें तो गदर एक प्रेम कथा के मुकाबले फिल्म गदर 2 में अच्छी और बंधी हुई स्क्रिप्ट की कमी खल रही है। फिल्म की कहानी काफी प्रिडिक्टेबल है। दर्शक आने वाले सीन और गानों का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट शक्तिमान तलवार ने लिखी है। इसके डायलॉग थिएटर में तालियां बजवा रहे हैं। तारा सिंह और आर्मी जर्नल के बीच के संवाद अच्छे लिखे गए हैं। एक्शन भी कहीं कहीं कहानी को ओवरटेक कर लेता है। सेकेंड हाफ का चेंजिंग सीन भी काफी लंबा दिखाया गया है। इसके बावजूद फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और फिल्म एक अच्छा बिजनेस करने के लिए तैयार है। रेटिंग्स की बात करें तो दोस्तों फिल्म को 3.5 रेटिंग्स मिल रही है फिलहाल तक की अपडेट के अनुसार। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।